हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ओहम्स लॉ। लेकिन ओहम्स लॉ पढ़ाने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको डिफाइन करके दूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन अब मैं थोड़ा उसको पूरी कंप्लीट डेफिनेशन देता हूँ इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ के बराबर होता है। अगर हमारे पास एक कॉपर वायर है, जो जो यहाँ पे ऐसे कॉपर वायर है, तो इस कॉपर वायर में से अगर हमें जो है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, कूलम तो मैंने डिफाइन किया लास्ट लेक्चर में, कूलम क्या होता है, वो यूनिट ऑफ चार्ज है। तो अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इस कंडक्टर में पास होगा, उसको टाइम टी लगेगा, टी सेकंड, सपोज 5 सेकंड 10 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, हम जो जितना चार्ज इस कंडक्टर में फ्लो होगा उसको डिवाइड करेंगे टाइम से, तो उसी को हम करंट कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, जो मैंने पहले ही कहा था। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एक कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो होगा और कितने टाइम में होगा, उससे हम डिवाइड करते हैं, इसलिए कहते हैं पर यूनिट टाइम, यानी कि चार हमें टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो हम क्या कहेंगे, करंट कितनी है, वो होगी 1 कूलम पर सेकंड। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 सेकंड, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट है, करंट आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे वायर क्यू इज वायर क्यू इज चार्ज, एक सेकेंड, वायर क्यू इज चार्ज एंड टी इज टाइम। ज्यादा बेहतर होगा अगर ऐसा यूनिट्स में लिखेंगे, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वायर क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। बेसिक है, ये हमें ओम्स लॉ में यूज होगा, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक करंट पता होनी चाहिए। तो ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट जो है, मैंने कहा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ करंट जो है वो है एम्पियर। तो अब एम्पियर, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा। देखिए हमारे पास जो है करंट आई जो है वो किसके बराबर है, वो है क्यू डिवाइडेड बाई टी, चार्ज कितना फ्लो होगा डिवाइड बाई टाइम। तो करंट जो है आई कब 1 एम्पियर होगा, आई 1 एम्पियर तभी होगा जब क्यू होगा 1 कूलम और टी होगा 1 सेकेंड। तो हम कहेंगे फिर 1 एम्पियर जो है वो बराबर होता है 1 कूलम 1 सेकेंड, या 1 कूलम पर सेकेंड। यानी कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है या कंडक्टर है, जो भी कहोगे, उसमें से अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे करंट है 1 एम्पियर, सिंपली। तो अगर 1 कूलम की जगह अगर 2 कूलम फ्लो होंगे चार्जेस पर सेकंड तो हम कहेंगे 2 एम्पियर। तो ये सिंपली है कि कितना चार्ज फ्लो होता है पर सेकंड, उसको हम कहते हैं करंट, और उसका यूनिट है एम्पियर, या कूलम पर सेकंड भी कहते हैं। सिंपली 1 एम्पियर इज द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर इज द करंट when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर इंग्लिश में लिखोगे, when 1 कूलम of electric charge flows through a conductor in 1 second, we say
current is 1 ampere. So when 1 coulomb of electric charge flows through a conductor in 1 second, we say current is 1 ampere. तो 1 एम्पेयर करंट वो है कि अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में, तब हम कहेंगे कि करंट इज 1 एम्पेयर। इतना ही इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो हमारा मेन टॉपिक है अभी। ओम्स लॉ भी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई भी बात नहीं है। तो ओम्स लॉ है क्या बेसिकली? ओम जो है एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया काम, उसने एक कंडक्टर लिया या एक रेजिस्टर लिया। सपोज आपके पास एक बल्ब होगा या जो भी होगा, बल्ब होगा, हीटर होगा, तो आप क्या करोगे, उसके साथ आप ऐसे कनेक्ट करोगे एक वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जो मैंने डिफाइन किया लास्ट टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक एमीमीटर होगा जो करंट, कितने एम्पेयर करंट होगा उसको एसी में रिप्रेजेंट, कितने एम्पेयर करंट होगा फ्लो, वो एमीमीटर का काम होता है मेजर करना। तो इसने क्या किया, इसने पहले एक रेजिस्टर लिया, कोई भी मटेरियल लिया, जैसे बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, या हम लेंगे हीटर वगैरह। तो इसका नाम सपोज मैं आर से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। पहले हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो खुद भी। अगर आपके पास 1 वोल्ट सेल होगी, 1 वोल्ट सेल, पहले 1 वोल्ट सेल इसके साथ कनेक्ट करता हूँ ऐसे, फिर मैं मेजर करूंगा यहाँ पे जो ये करंट जो है ए, वो कितनी है। सपोज मुझे करंट जो है इसमें से फ्लो, एमीमीटर ने मुझे दिखाया रीडिंग सपोज 0.5 एम्पियर, मैंने 1 वोल्ट कनेक्ट किया। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो ओम ने किया था उसने फिर बढ़ाया। पहले मैंने एक सेल कनेक्ट की, फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 2 सेल्स कनेक्ट करने हैं। आपके पास पहले एक सेल थी 1 वोल्ट, उसके बाद क्या करने, उसके बाद 2 सेल्स कनेक्ट करने हैं ऐसे। 2 सेल कनेक्ट की तो अब क्या, कितना हुआ वोल्टेज, 2 वोल्ट। तब मैंने 2 वोल्ट, यानी कि मैंने जो वोल्टेज है उसको डबल किया। तो यहाँ पे जब देखा ना ओम ने देखा कि जो करंट है वो ट्वाइस बन गई, 2 इंटू 0.5, वो किसके बराबर होता है, 1। तो करंट 1 एम्पियर, इस रजिस्टर में करंट 1 एम्पियर फ्लो होगी। इसके बाद यही एक्सपेरिमेंट दोहराना है, वोल्टेज जो है इंक्रीज करनी है, एक और सेल कनेक्ट करेंगे। ये ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट यही है। इसके बाद अगर हम एक और सेल कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक और सेल बढ़ा दी, तो कितने वोल्ट बन गई, 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब 3 वोल्ट है। तो करंट भी इसी तरह से इंक्रीज होगा। करंट कितनी होगी, पहले 0.5 था, 3 टाइम्स 0.5, तो वो आएगा 1.5 एम्पेयर। अगर आप ये ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट करोगे, आप बिल्कुल देखोगे कि जो जितना हम वोल्टेज बढ़ाते हैं उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी। तो कॉमन सेंस है, जितनी आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जितनी आप सेल्स कनेक्ट करोगे, जितना यहाँ से आप वोल्टेज ज़्यादा दोगे, उतनी ही ज़्यादा करंट भी होगी। जितने आप सेल्स कनेक्ट करोगे, कंटिन्यू मतलब एक एक सेल बढ़ाते जाओगे, करंट उतनी ज़्यादा जाएगी। तो ओम्स लॉ बेसिकली यही है कि जितनी ओम्स लॉ का मतलब ये है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, अगर आप ज़्यादा सेल्स कनेक्ट करोगे, ज़्यादा बैटरीज कनेक्ट करोगे, तो रेजिस्टर में से ज़्यादा करंट फ्लो होगी। इसका यही मतलब है। तो मैथमेटिकली अब हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये एक्सपेरिमेंट 10th वालों को है, शायद आपको करना है ये एक्सपेरिमेंट लैब में, कि जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी इंक्रीज होती है। ओम्स लॉ क्या कहता है, कि ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिखना है ये मैं बताऊंगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर
at constant temperature current flowing through a conductor at constant temperature current flowing through a conductor is directly proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि अगर आप वोल्टेज डबल करोगे करंट भी डबल होगी, वोल्टेज ट्रिपल करोगे करंट भी ट्रिपल होगी. फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. At constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. Applied at constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. इसका मतलब यही है कि जितना आप देखिए यहाँ पे जो मैंने कहा था, जितना आप यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाओगे, जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे, यहाँ पे जितने आप सेल्स कनेक्ट करोगे, देखिए यहाँ पे एक सेल थी, फिर दो, फिर तीन, अगर आप ऐसे ही सेल्स बढ़ाते जाओगे ऐसे से, तो यहाँ पे भी जो करंट है वो इंक्रीज होती जाएगी, ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा इसमें से. जितनी वोल्टेज ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी. तो अब क्या है, जो हमने डेफिनेशन दी कि ओम्स लॉ जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स. तो इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, जो हमने इंग्लिश में देखा इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. इसका यही मतलब है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज करोगे, उसी तरह से करंट जो है उसको वो भी इंक्रीज होगी. जो ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम इक्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं. इसको हम इक्वेशन बनाने के लिए एक कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एक कांस्टेंट जिसको हम r से लिखते हैं, r टाइम्स i, और v इज इक्वल टू आई आर, जैसे भी लिख सकते हो आप, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आई आर, जो आपकी मर्जी है. यूजुअली हम लिखते हैं v इज इक्वल टू आई आर. तो v इज इक्वल टू आई आर का मतलब क्या है, यही ओम्स लॉ है कि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगी. v इज इक्वल टू आई आर, यही है ओम्स लॉ. आर जो है कांस्टेंट होता है, हर किसी कंडक्टर के लिए इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है. तो v इज इक्वल टू आई आर जो है यही है ओम्स लॉ. इसका यही मतलब है सिंपल में कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगी, अगर आप वोल्टेज डबल करोगे करंट भी डबल होगी. तो इसका ग्राफ जो बनता है, ग्राफ का मतलब क्या है, देखिए अगर आप ऐसे लिखोगे, यहाँ से वोल्टेज लिखोगे v, यहाँ से लिखोगे i. अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे ऐसे तो करंट भी बढ़ती जाएगी, ऐसे इसका ग्राफ बनता है. तो सिंपली इतना ही मतलब है इसका. स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है इसका ग्राफ, अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे करंट भी डबल होगी, वोल्टेज को ट्रिपल करोगे करंट भी ट्रिपल होगी, वोल्टेज को 4 टाइम्स करोगे करंट भी 4 टाइम्स होगी. सिंपली ओम्स लॉ यही है. मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिखा, ये मैं बोलने वाला हूँ कि कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने क्यों लिखा. टेम्परेचर में इसलिए कांस्टेंट रखना है क्योंकि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे ना, तब ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होता है, इसमें गड़बड़ हो जाती है. तो जब भी आपको ओम्स लॉ वेरीफाई करना होगा, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है. ओम्स लॉ जो है ये सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा. मतलब अगर आप किसी रूम में हो जिसमें सपोज 27 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप उसी टेम्परेचर पे आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा. ऐसा नहीं है कि आज आपने एक रीडिंग ली और कल सुबह दूसरी रीडिंग ली, कल अलग टेम्परेचर हो सकता है, फिर गड़बड़ हो जाएगी. इसीलिए आपको एक ही समय जो है, एक ही टाइम पे टेम्परेचर चेंज करने के बगैर आपको एक्सपेरिमेंट करना है. तो रूम में करना है आराम से, ऐसे कोई हीटिंग वीटिंग नहीं करनी है वहाँ पे. टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तभी ओम्स लॉ वेरीफाई होगा, वरना ये वेरीफाई नहीं होगा.
तो ओम्स लॉ सिंपली क्या हम कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अगर आपको कोई ओम्स लॉ कहेगा, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज वोल्टेज, और इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था, वेयर V इज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस। R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, कांस्टेंट होती है। तो ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस का, यहाँ पे अब नई टर्म आई रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस का वो है ओम। देखिए ओम किसके बराबर होगा, 1 ओम किसके बराबर होगा, तो 1 ओम तभी होगा, देखिए V इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन में जब V भी I होगा, V भी 1 होगा और I भी 1 होगा, तभी R होगा 1 के बराबर, विच इम्प्लाइज अगर 1 वोल्ट हम यूज करेंगे और यहाँ पे 1 एम्पेयर लिखेंगे, तभी जो है R क्या, R किसके बराबर आएगा, R 1 के बराबर आएगा, विच इम्प्लाइज जो R है वो आएगा 1 ओम। यानी कि अगर हम 1 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टर में, तो वो रेजिस्टर जो होगा, मैं साइड में यहाँ पे बनाऊंगा, उस मेरे पास एक रेजिस्टर है, एक कॉइल है, एक बल्ब है, कुछ भी है, बल्ब कॉइल, तो उसमें क्या करता हूँ मैं, एक सेल कनेक्ट करता हूँ जिसकी वोल्टेज 1 वोल्ट बैटरी में यहाँ कनेक्ट करूंगा या सेल कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो होती है। अगर ऐसा होता है कि आप 1 वोल्ट सेल यूज करते हो और करंट 1 एम्पियर फ्लो होगी, तब जो ये रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस होती है 1 ओम। सिंपली इसका यही मतलब है कि रेजिस्टर जो है, रेजिस्टर हम कहते हैं किसी भी कंडक्टर को जिसमें से करंट फ्लो होती है। इसको हम रेजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। वो मैं भी समझाऊंगा अभी रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली। इतना आपको समझ में आएगा कि V इज इक्वल टू आई आर इज ओम्स लॉ, और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट फ्लोइंग 1 सेकेंड। तो हम इसके बाद में डिफाइन भी करूंगा वो ये क्या है। तो हमारे पास है V इज इक्वल टू आई आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज अगर आई आर को लिखेंगे इज इक्वल टू V, तो यहाँ क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो जब V 1 वोल्ट होगा और यहाँ पे I ये होगा 1 एम्पियर, तो इसी को हम कहते हैं 1 ओम। 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई एम्पियर, यही 1 ओम के बराबर है। तो रेजिस्टेंस इज 1 ओम, और 1 ओम बराबर होती है 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब रेजिस्टेंस क्या है, ये कंसेप्ट आपको जरूरी समझना है। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वाटर की देता हूँ। वाटर का इलेक्ट्रिसिटी कोई मतलब नहीं, लेकिन एग्जांपल देता हूँ, एनालॉजी, जिससे आप समझोगे। सपोज आपके पास एक रिवर है, रिवर में बहुत सारा वाटर है, आपको मालूम है। रिवर को कंपेयर करो बैटरी से, तो बैटरी जो है उसमें बहुत सारा चार्ज है, इस तरह रिवर है उसमें बहुत सारा पानी है। अब जो पानी है इसको यहाँ से आप एक छोटी सी कैनाल निकालते हो, यहाँ से एक छोटी सी कैनाल निकालते हो जिससे पानी आएगा। देखिए इस कैनाल को कहीं, अगर ये जो रिवर है यहाँ पे जो, जिससे आप जहाँ पानी निकालते हो यहाँ से कैनाल, ये लिमिटेड होल रखना है। जहाँ पे रिवर से आप छोटी सी कैनाल रखते हो, इसका साइज जो है ये लिमिटेड रखना है। अगर आपने इसका साइज लिमिटेड यहाँ पे नहीं रखा, ये जो इसका किनारा है ये सारा तोड़ दिया, अगर मैं इस किनारे को सारे को तोड़ दूंगा, तब क्या होगा, फ्लड आएगा। अगर ये सारा किनारा उठाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लड, सैलाब आएगा। मुझे यहाँ पे लिमिटेड साइज का ये जो है कैनाल खोदना है, लिमिटेड साइज का, यहाँ से एक छोटा सा रास्ता निकालना जहाँ से पानी निकलेगा। तो वो लिमिटेड साइज जो है इलेक्ट्रिसिटी में, वो लिमिटेड साइज होल हमें प्रोवाइड करता है कौन, वो रेजिस्टर प्रोवाइड करता है।
ये पानी के बहाव को रोकता है, यहाँ पे पानी के बहाव को रोकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में वो चार्ज को रोकता है। रेजिस्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी में किसको, चार्ज के बहाव को रोकता है, कितना ज्यादा कितना चार्ज फ्लो होगा वो कंट्रोल करता है रेजिस्टर। मान लो एक तरह जो बैटरी है, बैटरी से ये रजिस्टर का काम है कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो कॉपर वायर्स होते हैं ना, कॉपर वायर्स एक तरह का वो होता है कि वो पूरा ही पानी यहाँ से, सारे समंदर का ही पानी अलो करती है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो कॉपर वायर्स होंगी यहाँ तक, वो पूरा जितना भी बैटरी का चार्ज होगा वो सारा अलो करती है, वो रोकती नहीं है। कंट्रोल जो करता है चार्ज को वो करता है रजिस्टर। रजिस्टर थोड़ा थोड़ा करंट जो है उसको फ्लो होने देता है अपने थ्रू। अगर आप ऐसा करोगे कि आपके पास एक बैटरी होगी ऐसे, और यहाँ से डायरेक्ट कॉपर वायर उठा के और यहाँ से कनेक्ट करोगे, रजिस्टर कनेक्ट नहीं करोगे, कॉपर वायर को यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करो, वो उसको कंपेयर करो बिल्कुल एक ऐसे रिवर के साथ, जिस रिवर को आपने किनारा जो है इसको पूरा ही तोड़ दिया, बहुत ही लंबा किनारा तोड़ दिया, और यहाँ पे फ्लड जाएगा तो फ्लड से नुकसान हो जाएगा। इस तरह अगर आप एक जो बैटरी है उसको आप अगर डायरेक्ट कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस भी बहुत कम होती है, कॉपर वायर भी की भी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो यहाँ से अगर आप ऐसे कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ऐसे, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। एक तरह का सैलाब आएगा, लेकिन यहाँ पे पानी का सैलाब नहीं आएगा, यहाँ पे चार्जेस का सैलाब आएगा, तो ये क्या होगा, ये बर्न होगा। कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इस बैटरी का चार्ज जितना फ्लो होगा यहाँ से उसको आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, तो एक चार्जेस का सैलाब जैसा आएगा इस वायर में, तो ये वायर जल जाएगी, बर्न होगी। तो इसी तरह से जो रेजिस्टर जो है इसका काम होता है चार्ज बैटरी में से थोड़ा थोड़ा निकालना, एक साथ सारा नहीं निकालना। तो आप समझ सकते हो रजिस्टर का क्या काम होता है, ये तो इसका मेन काम होता है रजिस्टर का। लेकिन रजिस्टर में जो एनर्जी फिर जाया होती है, यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलती है, तो आप हीटर खाना पका सकते हो, या इन द फॉर्म ऑफ लाइट निकल सकती है एनर्जी। तो वो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट जब निकलेगी, तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो उसके सामने। इस तरह से बहुत सारी यूजेस होते होते हैं, फैन वगैरह यूज कर सकते हो। तो बैटरी बेसिक जो जो काम है इस रजिस्टर का, एक सेकेंड, जो रजिस्टर का बेसिकली काम है वो बैटरी से जो चार्ज निकालता है धीरे धीरे निकालता है। एक तरह से जितना बैटरी में चार्ज है उसको बहुत टाइम लगता है पूरा कंज्यूम करने में, तो इस बैटरी के चार्ज को धीरे धीरे निकालना रजिस्टर का काम होता है। इसी तरह से बैटरी जो है इसको एक दिन दो दिन में खर्च कर सकता है। अगर आप छोटा सा बल्ब लगाओगे ना, वो चाइनीज बल्ब ऐसे होता है, वो चाइनीज बल्ब लगाओगे ऐसे, तो बहुत टाइम लग सकता है, तो लाइट देगा, या दो तीन बल्ब लगाओगे। तो इनका काम होता है जो बैटरी का चार्ज है उसको कंट्रोल में रखना। वरना अगर आप ऐसे डायरेक्ट जो बैटरी है इसको क्या करोगे, एल्यूमिनियम वायर से ऐसे कनेक्ट करोगे, कोई भी बल्ब वगैरह नहीं कनेक्ट करोगे, तब क्या होगा, जो यहाँ पे एक तरह का चार्जों का समंदर है या चार्जों का दरिया है, इसमें मौजूद होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मौजूद, तो वो सारे एक साथ इस वायर में से फ्लो होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ये जल जाएगा, बर्न होगा, शॉर्ट सर्किट जिसे हम कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ओमज़ला समझा होगा। फिर से समझाता हूँ ओमज़ला क्या है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends। तो ओमज़ला सिंपली है कि अगर आप इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगी, अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे करंट भी डबल होगी। इस तरह से बढ़ेगा कि ये ग्राफ जो होगा एक लाइन होगी, इसकी ग्राफ जो वोल्टेज है और करंट है उनका ग्राफ एक लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, उसी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। या ऐसे भी समझो कि अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे करंट भी डबल होगी, वोल्टेज को ट्रिपल करोगे करंट भी ट्रिपल होगी, वोल्टेज को 4 टाइम्स करोगे करंट भी 4 टाइम्स होगी, वोल्टेज को 5 टाइम्स करोगे करंट भी 5 टाइम्स होगी। तो सिंपली ये है, या मैथमेटिकली अगर सिंपल लिखोगे V इज इक्वल टू आई आर, मसला V इज इक्वल टू आई आर है। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा। आप जो ये वीडियो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या जिनको आप जानते हो जो पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ये चैनल शेयर कीजिए।
थैंक यू।